मेज़रमेंट का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में है, और हम ज़रा फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, है ना। तो हमारे पास फिजिक्स के लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है या जिन क्वांटिटी का यूज़ करते हैं हम, उनको फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो जैसे हमारे पास में न्यूटन का सेकंड लॉ F इजिकल टू m इंटू ए, तो यहाँ पर m मास है, a एक्सीलरेशन है और F हमारा फोर्स है। तो ये तीनों ही क्वांटिटी जो हैं m, a और फोर्स कैपिटल F, दीज ऑल थ्री क्वांटिटीज़ आर एक्ट एज अ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, जिसमें S हमारे पास डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन ए गिवन टाइम, U इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है और A एक्सीलरेशन है। तो ये इक्वेशन जो है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। इसीलिए ये सारी क्वांटिटी S, U, T, A, these all quantities are physical quantities। तो हमें ये समझ में आ गया कि ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो जैसे हमारे पास ट्वाइस H2 प्लस O2 इजिकल टू लिखा जाता है ट्वाइस H2। तो ये H2 जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है और ये वाटर है। तो ये वाटर का कॉम्बिनेशन की इक्वेशन है जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखी है, 9th में या 10th क्लास में। तो ये वाली क्वांटिटी को हम फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, इनको क्या कहा जाएगा बच्चों, केमिकल क्वांटिटीज़। तो केमिस्ट्री में जो क्वांटिटी यूज़ होती है उन्हें केमिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में जो क्वांटिटी यूज़ होती है उन्हें फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, और मैथमेटिक्स में जो क्वांटिटी यूज़ होती है उनको हम मैथमेटिकल क्वांटिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद देखते हैं कि ये क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरा वाला है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और तीसरा यूनिट है हमारे पास, तीसरा टाइप है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं। दीज क्वांटिटीज़ आर ऑल्सो नोन एज बेसिक क्वांटिटी। इनको हम बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द फिजिक्स। ये हमारे पास इनकी संख्या जो है वो 7 है, और ये सबसे छोटी क्वांटिटी हैं। इनको किन्हीं दूसरी क्वांटिटी से मिलके बना नहीं मान सकते। जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान की दीवार में सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, उसकी ईंट, उसकी ब्रिक्स। तो ब्रिक इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए वॉल। तो इसी तरह से हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी की जो फंडामेंटल टर्म है उसको क्या कहते हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी। इनको और क्या नाम दिया जाता है, बेसिक क्वांटिटीज़। इन बेसिक क्वांटिटीज़ की संख्या बच्चों कितनी है, 7 है। पहला है हमारे पास में लेंथ, दूसरा है हमारे पास मास, तीसरा है हमारे पास टाइम, फोर्थ वन टेम्परेचर, फिफ्थ वन इलेक्ट्रिक करंट, और सिक्स वन जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवन्थ वन जो आप केमिस्ट्री में खूब यूज़ करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आप सोच के देखिए कि यदि हम किसी दीवार की लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं तो हमें लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि आप दीवार की लेंथ को आप किलोग्राम में मेज़रमेंट कर दें, उसका वेट तोल के कर लें, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। ना ही आप ये कह सकते कि उसका मेज़रमेंट आप सेकंड में या मिनट में मतलब कैलकुलेट कर पाएँ। आप कभी भी दुकान पर चीनी लेने के लिए जाते हैं तो आप कभी ये नहीं कहते कि 40 किलोग्राम चीनी दे दो, ये नहीं कहते कि 40 सेकंड चीनी दे दो या 40 मीटर चीनी दे दो,
क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेज़रमेंट है मास का या वेट का वो किलोग्राम है, और इस तरह से किलोग्राम वाली जो टर्म है वो मास के मेज़रमेंट में यूज़ होती है, तो इसीलिए आप वहाँ पर सिर्फ किलोग्राम ही बोलते हो, ना कि मीटर या सेकंड बोलते हो। तो इसीलिए इन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं, और ये बेसिक क्वांटिटी हैं। लेंथ का मेज़रमेंट करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है उसको हम मीटर कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे बच्चों, फंडामेंटल यूनिट। इसी तरह से मास का मेज़रमेंट किया जाता है किलोग्राम में, टाइम का मेज़रमेंट किया जाता है सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेज़रमेंट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मेज़रमेंट किया जाता है कैंडेला CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज़ करते हैं यूनिट में मोल। तो इस तरह से हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट हो गई और 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, एग्जांपल दे के समझाऊँ मैं कि 1 मीटर 20 सेकेंड, इन दोनों को जोड़ के दिखाओ, ऐसा कभी कर सकते हैं क्या? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए या 1000 mm हो गए और फिर उसे 20 सेकेंड में ऐड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है कि 1 मीटर और 200 सेंटीमीटर को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के दिखाइए, तो आप लिख सकते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो आप सॉल्व करेंगे 1 × 100, तो ये तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, प्लस 200 और जोड़ दीजिए इसमें, तो सॉल्व करने के बाद में कितना आ जाएगा आपका, 300 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप जब क्वांटिटीज़ एक ही सिस्टम में होंगी तभी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं कर सकते कि लेंथ का और मास का कॉम्बिनेशन ऐड कर दें, या टाइम और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन को मेज़रमेंट कर दें, वो ऐड कर दें, सॉरी। अब इसके बाद इन सभी की क्वांटिटीज़ की यूनिट्स तो हमने पढ़ ली, अब इनका डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो जो हमारे पास SI सिस्टम, जिसकी चर्चा हम पिछले वाले टॉपिक्स में भी कर चुके हैं, पिछले वाले जो हमने पढ़ाया था लेक्चर, उसमें भी हमने बताया था देयर इज़ अ सिस्टम नोन एज SI सिस्टम एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम इज़ इंटरनेशनली D यूनिट सिस्टम। ओके, इंटरनेशनली D यूनिट सिस्टम। ये सिस्टम क्या पूरे वर्ल्ड के द्वारा अपनाया गया है। इस सिस्टम की क्या क्या खास बात थी? पहला तो बताया था कोहेरेंट है, यानी एक क्वांटिटी को आप दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा बताया था कि ईज़िली अवेलेबल है, और तीसरा बताया था कि सभी कंट्रीज़ के द्वारा एक्सेप्टेबल है, और फोर्थ बताया था कि इसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ना तो बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है ना। ज़्यादा छोटी कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत आती है और बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत आती है। तो इस आधार पर एक सिस्टम जनरेट किया गया जिसको SI सिस्टम कहा गया। SI सिस्टम में इन सभी क्वांटिटीज़ की अलग अलग डेफिनेशन है। तो 1 2 3 डेफिनेशंस को पहले चर्चा कर लेते हैं। तो पहला लेंथ का जो मेज़रमेंट करने की जो यूनिट है वो मीटर है, और 1 मीटर की डेफिनेशन बताते हैं हम। तो क्या होती है ये डेफिनेशन? एक एलिमेंट होता है बच्चों जिसको कहते हैं क्रिप्टन 86। क्रिप्टन एलिमेंट का नाम है, और 86 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है ना। तो क्रिप्टन 86 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एंड दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू एमिट such type of a rays whose color is orange. तो क्रिप्टन हैव टेंडेंसी टू रेडिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ ऑरेंज कलर। तो यदि हमारे पास में क्रिप्टन 86 से 1650763.73 है ना, दोबारा नंबर बोल रहे हैं, 1650763.73 वेव्स निकलती हैं, और ये वेव्स जितनी डिस्टेंस में या जितने स्पेस में ये ऑक्यूपाई हो जाती हैं, उस स्पेस को या उस डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है, 1 मीटर कहा जाता है। डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि 1 मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट इज़ द डिस्टेंस in which waves of orange color
having number 1650763.73 waves which are emitted by प्योर क्रिप्टन 86, है ना। ये जो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशंस हैं वो याद ही करनी है। इनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं, जैसे क्रिप्टन 86 है, कलर कैसा होगा हमारे पास, ऑरेंज कलर होगा, है ना। और इनका नंबर आपको याद ही करना पड़ेगा। इतनी वेव्स जितने डिस्टेंस में ऑक्यूपाई करती हैं, इस डिस्टेंस को ही बच्चों क्या कहा जाता है, हमारा 1 मीटर कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के बारे में बात करते हैं। 1 किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास। व्हेनेवर वी मेजर द मास देन वी विल यूज़ किलोग्राम एज अ यूनिट। तो 1 किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ द मास एंड इट इज़ द मास ऑफ 1 लीटर वाटर विच इज़ केप्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत व्यवहारिक डेफिनेशन है ये वाली डेफिनेशन डेली लाइफ की डेफिनेशन है कि यदि 1 लीटर वाटर लें जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, 1 लीटर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर वाटर का जो मास होगा उसको क्या कहा जाएगा, हमारा 1 किलोग्राम कहा जाएगा। इसकी ज़रा यूनिट के बारे में चर्चा कर लें। लेंथ का जो यूनिट है हमारे पास मीटर बताया है हमने एसआई सिस्टम में, है ना। इसकी छोटी और बड़ी बड़ी यूनिट और देख लेते हैं। तो 1 मीटर के बारे में ज़रा देख लेते हैं पहले। इसकी लेंथ के मेज़रमेंट की जो यूनिट्स हैं बड़ी और छोटी, तो हम जानते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट इज़ द डिस्टेंस विच कवर बाय द लाइट इन 1 ईयर, है ना। डेफिनेशन इसका ये है कि 1 लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट इज़ द डिस्टेंस which will travel by the light in 1 year। तो 1 लाइट ईयर को कहते हैं हम 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं उसके बाद देखते हैं 1 माइक्रोमीटर। इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर में बच्चों होते हैं 10 की पावर -6 मीटर। एक और देखते हैं 1 nm को कहते हैं नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में होते हैं 10 की पावर -9 मीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1 फेप्टोमीटर। इस फेप्टोमीटर को फर्मी भी कहा जाता है और इसका मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। फेप्टोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ द लेंथ विच इज़ यूज्ड टू मेजर द न्यूक्लियर रेडियस। तो न्यूक्लियर फोर्सेस को जब हम पढ़ेंगे आगे चल के 12th क्लास में, तो उस दौरान जो मेज़रमेंट किया जाता है लेंथ का, वो फर्मी में या फेप्टोमीटर में किया जाता है। और उस दौरान हम 10 की पावर -15 मीटर वाली रेंज का यूज़ करेंगे, है ना। इसी तरह से 1 किलोग्राम के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि 1 किलोग्राम की एक डेफिनेशन तो हमने बता दी कि इट इज़ द मास ऑफ 1 लीटर वाटर विच इज़ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक दूसरी डेफिनेशन जो एसआई सिस्टम ने बनाई है या मानी है, तो वो है कि एक लैब है फ्रांस में, पेरिस में, और उसमें एक प्रोटोटाइप सिलेंडर है जिसका रेडियस भी 4.2 मीटर है, 4.2 मीटर है। तो 1 किलोग्राम की सेकंड डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। 1 किलोग्राम इज़ द मास ऑफ ए प्रोटोटाइप सिलेंडर विच इज़ केप्ट एट इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर इन जेनेवा। इस प्रोटोटाइप सिलेंडर का जो डायमीटर है वो भी 4.2 सेंटीमीटर है और जो आपका हाइट है वो भी 4.2 सेंटीमीटर है। प्लैटिनम इरिडियम का इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होने पर उसकी डायमेंशन पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। अब ज़रा 1 लाइट ईयर के बारे में स्टडी कर लिया हमने और छोटी यूनिट्स के बारे में स्टडी कर लिया। इसमें एक यूनिट और है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये कहते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैलेस्ट्रियल बॉडी जो होती हैं, हेवली बॉडीज जो होती हैं, उनके बीच के डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए काम में आती है यूनिवर्स में और स्पेस में। स्पेस में जो यूनिट्स यूज होती हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कन्वर्ट करते हैं जब मीटर में, तो वो कहलाता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, अब देखते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और इस तरह से हम और भी जो यूनिट्स हैं, छोटी और बड़ी यूनिट्स का यूज़ इन वाले मास में स्टडी करके आगे भी अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। अब देखते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम, और टाइम की मेज़रमेंट में को करने के लिए हम सेकंड का यूज़ करते हैं। और सेकंड का मेज़रमेंट करने के लिए SI सिस्टम में जो डेफिनेशन बनाई गई है वो ये है कि सीजियम 133 एटम हैं। फिर मैंने बताया सीजियम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और सीजियम 133 एटम में जो सीजियम एटम है वो 9192 631, 770 जितने ड्यूरेशन में करता है, जितने ड्यूरेशन में करता है उस ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है? 1 सेकेंड। दोबारा से डेफिनेशन बोल रहे हैं, 1 सेकेंड इज़ द ड्यूरेशन इन विच ए एटम ऑफ सीजियम 133 वाइब्रेट 9192 631 770 वाइब्रेशन इज़ नोन एज 1 सेकेंड। तो इस तरह से हमने बेसिकली 3 तरह की हमने डेफिनेशन यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स में पढ़ ली हैं बच्चों। और 1 सेकेंड 1 नैनो सेकेंड में आप लिख सकते हो 10⁻⁻9 सेकेंड होते हैं। 1 पिको सेकेंड, PS को कहते हैं हम पिको सेकेंड, 1 पिको सेकेंड को कहते हो आप 10⁻⁻12 सेकेंड। 1 शेक में बच्चे होते हैं 10⁻⁻8 सेकेंड। तो इस तरह से और भी छोटी यूनिट्स का यूज़ कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद दूसरी तरह की जो क्वांटिटी यूज़ होती हैं, हम लोगों ने फंडामेंटल तो पढ़ ली। इसी तरह से जब दूसरी तरह की क्वांटिटी यूज़ होती हैं, उन क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जब आप दीवार बनाते हैं, एग्जांपल दे के बता रहा हूँ कि जब आप दीवार बनाते हैं तो दीवार में ऐसे बहुत छोटी छोटी ईंटें लगी होती हैं, और इन ईंटों के कॉम्बिनेशन से इस तरह से दीवार का फॉर्मेशन होता है ऐसे। तो आपने जो छोटी छोटी ईंटें थीं, अभी एग्जांपल में मैंने बताया था, इन छोटी छोटी यूनिट को क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल यूनिट्स। इन फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से जो भी टर्म बनती है उसको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, और उन क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये होगी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की, लिख भी देता हूँ पहले मैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, है ना। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, है ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि छोटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से जो भी क्वांटिटी बनेंगी आपकी, उन क्वांटिटी को क्या कहेंगे बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, एरिया। ये आपका एरिया, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का यूनिट होता है आपका मीटर, और ब्रेथ का मीटर क्या होता है आपका? मीटर होता है। ब्रेथ का जो यूनिट है वो भी मीटर होता है, लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है। तो जब दोनों का इंटू करेंगे तो सॉल्व हो गया, क्या आना है हमारे पास? मीटर का स्क्वायर। तो मीटर भी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट थी, दूसरा वाला मीटर भी फंडामेंटल यूनिट थी,
और दोनों के प्रोडक्ट के बाद में जो टर्म आई मीटर स्क्वायर, वो कैसी हो गई यूनिट हमारी, डिराइव्ड यूनिट हो गई। तो एरिया हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, लेंथ और ब्रेथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिखते हैं बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और हाइट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। सबको बात समझ में आ रही है ना? तो लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और हाइट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन सबको सॉल्व करें तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, सबको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, मीटर का क्यू। तो मीटर का जो क्यू टर्म बनी वो डिराइव्ड यूनिट बनी। डिराइव्ड यूनिट क्यों कह रहे हैं बच्चों हम इसे, क्योंकि हमने मीटर 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 का 3 बार इंटू किया, और जब 3 बार इंटू कर रहे हैं तो हम डेरिवेशन ही तो कर रहे हैं, एक नई क्वांटिटी सॉल्व करके लेके आ रहे हैं 3 चीज़ों के प्रोडक्ट के बारे में। इसीलिए इस वाली यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे और इस क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरह से हमने क्वांटिटी पढ़ ली, फंडामेंटल भी पढ़ ली और डिराइव्ड भी पढ़ ली। डिराइव्ड क्वांटिटी तो हम बहुत सारी बनाएंगे आगे चल के जब हम आपको डायमेंशन पढ़ाएंगे, है ना। इसके बाद तीसरी तरह की क्वांटिटी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो तीसरी तरह की क्वांटिटी बच्चों होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी ना तो डायमेंशन होती है और उनका जो यूनिट है वो भी नहीं होता, है ना। तो हमारे पास में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो इनमें बेसिकली आप ये देख लें, इन क्वांटिटीज़ की आप डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे। ये 2 ही क्वांटिटी हैं, पहला है आपका एंगल और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, पहला क्या आ गया, एंगल आ गया, और दूसरा आ गया हमारे पास सॉलिड एंगल। एंगल हमारे पास 2D फिगर में बनता है और सॉलिड एंगल कैसी फिगर में बनाया जाता है, 3D फिगर में। तो हमारे पास एंगल के बारे में बात करें कि यदि ये एक सर्किल है और ये सर्किल का हमारा सेंटर O है, ये इसका रेडियस R है, तो जब आप A पॉइंट से और B पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं आप, आर्क। इसको क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। और ये आपने एंगल बना दिया ये सेंटर पर इस तरह से। तो एंगल बराबर क्या लिखा जाता है, आर्क अपॉन रेडियस। इसकी यूनिट को क्या कहते हैं, वैसे तो हम रेडियन कहते हैं। ये भी मीटर में मेज़रमेंट होता है और नीचे भी मीटर में मेज़रमेंट होता है, रेडियस का भी। दोनों कट जाएंगे तो ये एक हमारे पास क्वांटिटी कटने के बाद में 1 आ रही है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से तो हम डिराइव्ड क्वांटिटी बना रहे थे, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की खास बात यह है कि हम उनकी डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं, है ना। अगला वाला है हमारे पास सॉलिड एंगल की बात करते हैं। 3D फिगर में एग्जांपल है हमारे पास में स्फीयर। सर्किल और स्फीयर पेपर पे तो एक ही तरह के दिखते हैं, पर 3D फिगर जो होती हैं वो स्पेस में एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों तरह की एक्सिस को बच्चों घेर लेती हैं। इस तरह से ये हो गई हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस। तो जैसे आपका फुटबॉल होता है, फुटबॉल को आप 3D फिगर में मान सकते हैं। तो 3D फिगर में आप इस तरह से एक कट लगा दीजिए, जैसे तरबूज के अंदर टाँची लगा देते हैं, और टाँची लगाने के बाद में सेंटर पर जो एंगल बनता है इस तरह से, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सॉलिड एंगल। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, आइसक्रीम का कोन आगे से तो उसका एरिया होता है, और जैसे जैसे पीछे जाते जाते हैं तो वो एक एंगल बनाता जाता है, तो उस एंगल को ही क्या कहेंगे हम, सॉलिड एंगल कहेंगे। तो सॉलिड एंगल की जो डेफिनेशन होती है, वो यूनिट होती है बच्चों, वो होती है स्टेरेडियन। उसको हम रेडियन से में मेज़र करते हैं और उसको स्टेरेडियन में, पर इनकी आप डायमेंशंस को आप किसी भी तरह से नहीं लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद स्टडी करते हैं, राइट डाउन। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमको स्टडी करना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही पेपर में एग्जामिनेशन पूछा जाता है, और इसी के हम कॉम्पिटिटिव वाले भी क्वेश्चंस करेंगे। और टॉपिक का नाम है डायमेंशंस।
डायमेंशंस। डायमेंशंस होती क्या हैं? पहले तो ये मन में सवाल आता है, एक नया वर्ड है बिल्कुल, और जो हमने आज तक कभी सुना भी नहीं है, बस फिजिक्स में ही हम पहली बार सुन रहे हैं डायमेंशंस। यूनिट्स के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पर डायमेंशन पहली बार आप सुन रहे हैं फर्स्ट ईयर में। तो डायमेंशंस क्या होती हैं बच्चों? डायमेंशन पावर्स हैं। डायमेंशंस आर द पावर्स। कैसी पावर्स हैं? विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। घबराने वाली बात नहीं है, अभी मैं इसे समझाऊंगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट, बड़ी आसान भाषा में समझा दूंगा मैं, टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि डायमेंशंस आर द पावर्स विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर जो पावर चढ़ाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? हमारा डायमेंशंस कहा जाता है। अब ये पावर चढ़ाते जाओगे, चेंज करते जाओगे पावर, तो क्या हो जाएगा? होने के बाद में क्या टर्म बनेगी हमारे पास में? एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, और उस फिजिकल क्वांटिटी को आप रियलिटी में क्या कहोगे? आप डिराइव्ड क्वांटिटी कहोगे, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। जैसे अभी बताते हैं एरिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एरिया को लिखते हैं हम लेंथ इनटू ब्रेथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। लेंथ की यूनिट भी आपके पास मीटर है और ब्रेथ की यूनिट भी हमारे पास बच्चों मीटर है। यहाँ पर मीटर की पावर 1 और ये भी मीटर की पावर 1। जब इन दोनों का आपने प्रोडक्ट किया था, थोड़ी देर पहले समझाया था, तो ये आया था मीटर की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती हैं, तो ये मीटर की पावर 2 आ गया था। यदि बच्चों मैंने यहाँ पर पावर चेंज कर दी, क्या चेंज कर दी? पावर। ये पावर चेंज कर दी तो मेरी क्वांटिटी चेंज हो गई, एरिया आ गया। यदि पावर मेरी 1 थी तो क्वांटिटी क्या थी? लेंथ थी। पावर यदि 1 थी तो क्वांटिटी क्या थी? ब्रेथ थी। पर जब बच्चों मैंने पावर 2 कर दी तो क्वांटिटी कैसी हो गई हमारी? एरिया आ गई। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं एरिया वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। तो वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर, हाइट की यूनिट भी मीटर, है ना? सबको बात समझ में आ रही है ना? तो लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर और हाइट की यूनिट भी मीटर। तो हमारे पास में जब बच्चों पावर 1 थी, ये भी पावर 1 थी, ये भी पावर 1 थी, जब सारी पावर 1 थी तो क्वांटिटी थी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। पर जब हम सबको सॉल्व करेंगे, मीटर की पावर 3, पावर चेंज हो गई, कितनी हो गई? 3 पावर चेंज होने पर क्वांटिटी क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? वॉल्यूम। तो पावर चेंज करने पर क्वांटिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर पावर कितना था? 2, तो क्वांटिटी थी हमारी एरिया। यहाँ पावर है 3, तो क्वांटिटी क्या होगी हमारी? वॉल्यूम। इस पावर को ही क्या कहा जाता है? हमारा डायमेंशंस कहा जाता है। ये तो डायमेंशन हो गई आपकी, और ये क्वांटिटी कैसी कहलाएगी हमारे पास? डिराइव्ड क्वांटिटीज। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास में जो पावर चढ़ाई जाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर, उन पावर्स को ही क्या कहते हैं बच्चों? डायमेंशंस कहते हैं। इस डायमेंशंस को लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्वांटिटी का फार्मूला याद रख लोगे, दुनिया में कोई भी डायमेंशन होगी, किसी भी तरह की डायमेंशन होगी, आप उसको आसानी से लिख पाओगे। तो ज़रा देखते हैं। मैं स्टार्ट वहाँ से करूँगा जहाँ से आपको आता है पहले से, लोअर क्लासेस से, जो आप फार्मूले जानते हैं। तो सबसे बेसिक फार्मूला सब बच्चों ने पढ़ा है, ये कोई नहीं कह सकता कि सर मैंने नहीं पढ़ा। कि एरिया क्या होता है हमारे पास, और एरिया होता है बच्चों, एरिया बराबर लिखा जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। देखते हैं, देखो कहानी, ये हो गया मीटर, ये भी मीटर हो गया। एक मिनट, डायमेंशन को लिखने से पहले ये देख लें कि डायमेंशन लिखी कैसे जाती हैं। देखो लेंथ को आप एल से बताते हैं, तो लेंथ की जो डायमेंशन लिखी जाएगी बच्चों वो एल लिखी जाएगी, और डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इस तरह से। इसी तरह से मास, फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी, मास की डायमेंशन को आप कैपिटल एम से बता देते हैं। टाइम है, टाइम को आप टी से बताते हो, तो टी इसकी डायमेंशन हो गई। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को आप
यूनिट होती है आपकी एम्पियर, और एम्पियर का पहला वर्ड क्या हो गया, कैपिटल ए हो गया, और पहला वर्ड कैपिटल ए है, इसीलिए इसकी डायमेंशन भी कैपिटल ए से बताई जाती है। इसी तरह से और क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको MOL लिख देते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा और क्या बचा, टेम्परेचर, टेम्परेचर को बच्चों केल्विन से बताते हैं, है ना, K से, K भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दीज आर द डायमेंशंस विच आर स्पेसिफिकली रिटन इन द बिग ब्रैकेट्स। तो हमारे पास एरिया की डायमेंशन लिख के दिखाता हूँ, तो ये हो जाएगी हमारे पास L, और ब्रेथ की भी डायमेंशन L हो जाएगी, तो ये हो जाएगा L की पावर 2। इस तरह से लिखा जाता है। वॉल्यूम को लिखोगे तो वॉल्यूम लिखा जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की डायमेंशन L, ब्रेथ की डायमेंशन भी L, और हाइट की डायमेंशन भी L। तो बच्चों L की पावर 1, ये भी 1, ये भी 1, कितना आ जाएगा हमारे पास, L की पावर 3। देखिए एक दूसरे से कनेक्ट करके मैं कैसे डायमेंशन निकालता हूँ, है ना बच्चों। रटना नहीं है डायमेंशन को, जो रटेगा वो नहीं लिख पाएगा, है ना। इसी तरह से हमारा वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता है कैपिटल L से, और टाइम को लिखा जाता है कैपिटल T से। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये लिख लिया जाएगा LT माइनस के 1, ऊपर जाकर यही चला जाएगा, T की पावर 1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं, जैसे एक एक टर्म का यूज़ करते हुए मैं देखो कैसे डायमेंशंस को चेंज करता हुआ जाता हूँ, क्वांटिटी को चेंज करता जाता हूँ। एसिलरेशन आपने सबने पढ़ा है न्यूटन के लॉ में, F = m × a। तो एसिलरेशन को लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन बच्चों ऊपर से देखो LT माइनस का 1, टाइम का क्या हो गया आपका कैपिटल T। ये मैंने डायमेंशन लिखी हुई है, अभी याद नहीं होंगी आपको, आप देख के लिख सकते हैं। T की पावर 1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा LT माइनस का 2, -1 ये पहले वाली, और ये अभी जो गई है ऊपर वो -1 -2 हो जाएगी। अब और क्या लिख सकते हैं सर, डेंसिटी लिख सकते हैं। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन हो गई आपकी कैपिटल M, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है सर। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हम पहले लिख चुके हैं ना, ये क्या आई थी LQ, तो इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं L की पावर 3। L की पावर 3 बच्चों जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और सॉल्व करने के बाद में आएगा ML - के 3। इज डेट क्लियर। उसके बाद फोर्स की डायमेंशन बहुत नॉर्मल है, ये तो लगातार हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये तो बहुत यूज़ होता है फोर्स। तो फोर्स में मास की डायमेंशन M हो गई, एक्सीलरेशन की डायमेंशन LT माइनस का 2 हो गया। तो उसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास MLT - 2। तो आप देख रहे हैं पिछले वाले फॉर्मूले को कनेक्ट करते हुए हम आगे वाली जो डायमेंशन है उसको क्या करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से लिखेंगे, राइट डाउन। अगला देखते हैं वर्क। वर्क = जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया फॉर्मूला लिख पाएंगे तो आसानी से लिख पाएंगे डायमेंशंस को। फोर्स को क्या लिखते हैं, MLT - 2, पीछे अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है सर। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं हम, L, तो L की पावर 1 और L की पावर 1 कितना हो जाएगा, L की पावर 2, T - 2, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। फिर उसके बाद देखते हैं वर्क हो गया। पावर देखते हैं, पावर = वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन होगी हमारे पास ML2 T - 2, ऊपर से लिख लीजिए। टाइम की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल T की पावर 1 ऊपर जाकर क्या चला जाएगा, -1 होगा, तो ML2 T की पावर -3। इज दैट क्लियर। लिखिए इसको। उसके बाद आगे करते हैं।
आपने एक रिलेशन 9th क्लास में पढ़ा है ग्रेविटेशनल के लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है आपने, कैपिटल जी। क्या कोई बता सकता है स्मॉल जी और एक्सीलरेशन स्मॉल ए की डायमेंशन में कोई अंतर आएगा क्या? क्वांटिटी चाहे आपके नेमिंग कोई भी आ जाए फिजिक्स में चेंज हो जाए, पर आपकी यूनिट सेम है तो बच्चों डायमेंशन क्या आएगी उसकी सेम आएगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है, जी की जो वैल्यू है स्मॉल जी उसकी डायमेंशन भी हमारे पास वही होगी जो कि नॉर्मल एक्सीलरेशन की होती है, क्योंकि दोनों ही यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कैपिटल जी की डायमेंशन लिखना है, ये आपके किताबों में भी अक्सर देखने को मिलेगी आपको क्वेश्चंस में। एफ इजिकल टू फार्मूला जानते हैं जी m1 इंटू m2/r², ये तो फार्मूला सब जानते हैं ना। एफ इजिकल टू जी m1 इंटू m2/r², जी लिख के दिखाएं तो जी इजिकल टू होगा एफ इंटू r²/m1 इंटू m2, ये डायमेंशन लिख सकते हैं। एफ की डायमेंशन अभी मैंने लिखवाई है mlt-2 है। आर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मेजरमेंट किस में किया जाता है बच्चों? मीटर में। बिल्कुल सही है सर। तो मीटर मतलब l की पावर 2 आ जाएगा। मीटर का मतलब m मत समझ लेना, मीटर मतलब लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल L। वेरी गुड। मास की डायमेंशन कैपिटल M, दूसरे वाले मास की भी डायमेंशन कैपिटल M। तो एक वाले M से ये वाला M कैंसिल आउट हो जाएगा, m की पावर 1 ऊपर जाएगी तो m की पावर 1 ऊपर जाके m की पावर -1 हो जाएगी। l की पावर 2 और l की पावर 1, l की पावर 3 हो जाएगा, और t की पावर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। लिखिए इसे। तो आपको फॉर्मूला पता हो बच्चों तो आप डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं एक और, स्ट्रेस। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, पहली बार सुनना है। इसके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आगे चल के फिजिक्स में यूज़ होते रहेंगे ये टॉपिक्स, तो मैं इनकी डेफिनेशन और इसको एलोबरेट करूँगा, क्योंकि अभी इस चीज़ के बारे में पढ़ जाएंगे तो चैप्टर कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। तो स्ट्रेस इजिकल टू होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। देखो ऐसा ही फार्मूला प्रेशर का भी हुआ करता था, है ना। तो दोनों डायमेंशन एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन भी वही होगी और स्ट्रेस की डेफिनेशन भी उसी टाइप की है। तो दोनों की यूनिट सेम है, फार्मूला सेम है, तो डायमेंशन भी सेम होंगी। फोर्स की डायमेंशन हो गई mlt-2, एरिया को आप मीटर स्क्वायर से लिखते हैं, और मीटर का मतलब हो गया हमारे पास l की पावर 2। l की पावर 2 ऊपर जाकर -2 हो जाएगी, -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, तो ml-1 t-2 राइट डाउन। और सोचिए कौन सा फॉर्मूला है आपको याद आ रहा है जिसकी डायमेंशन हमको लिखनी हो, बताइए। देखो मुझे याद आ गया, इम्पल्स। आपने खूब सुना है 9th क्लास में। इम्पल्स आई बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी। डेफिनेशन तो सबको आती है ना इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता था? इम्पल्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल, है ना। फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होता था उसको इम्पल्स कहते थे। और एग्जांपल था कि कोई क्रिकेट प्लेयर जो है बॉल को हिट करता है, तो जितने कम ड्यूरेशन के लिए बॉल बैट से टकराती है उसका इम्पल्स उतना ही ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसकी डेफिनेशन हुआ करती थी, वेन एवर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, है ना। वेन एवर ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल डेट इज सेड टू बी इम्पल्स। जैसे किसी को थप्पड़ मारते हैं तो आपका जो हाथ है दूसरे गाल पर बहुत थोड़े से ड्यूरेशन के लिए इम्पैक्ट में आता है, इसीलिए उसको ज़्यादा उसका एहसास होता है थप्पड़ का। यदि बहुत छोटा सा टाइम के लिए बहुत बड़ा फोर्स जब अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का ये एग्जांपल 9th क्लास में पढ़ाया जाता था कि जब किसी पत्थर के टुकड़े को खिड़की में मारते हैं तो खिड़की जो चटक जाती है, कांच चटक जाता है, पर बुलेट को फायर करते हैं तो वो होल कर जाती है। तो कारण क्या था कि जितना कम ड्यूरेशन के लिए कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो इम्पल्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। एफ इंटू डेल्टा टी देखते हैं, तो इसकी डायमेंशन होगी m
LT-2, नीचे देख सकते हैं, आपको अभी लिखवाया है मैंने, टाइम की डायमेंशन T हो गई, तो ये लिखा जाएगा ML T⁻², से 1 सॉल्व करेंगे तो T⁻−1 होगा। और यही डायमेंशन बच्चों मोमेंटम की होगी, P, जिसको कहते थे ना P बराबर आप M × V लिखिए, तो मास की डायमेंशन होगी M, वेलोसिटी की आप देख लीजिए, पहले लिख दिए मैंने आपको, थर्ड या फोर्थ डायमेंशन होगी, तो ये लिखा जाएगा ML_T-1। तो दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। और इस वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कोहेरेंसी की प्रॉपर्टी। दीज क्वांटिटीज आर कोहेरेंट विच हैव सेम डायमेंशन और सेम यूनिट। और कोई फार्मूला याद आ रहा हो तो और बताइए। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये तो इसका डेफिनेशन हुआ करती थी। I बराबर लिखा जाता था Q/T। अब यदि हम यहाँ से चार्ज की डायमेंशन निकाल लें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ Q, 12th क्लास में बहुत यूज़ होगी ये हमारे पास, ये वाली डायमेंशन। तो करंट की डायमेंशन तो A हो गई, चार्ज की डायमेंशन फाइंड आउट करनी और टाइम की डायमेंशन T, तो Q बराबर क्या लिखेंगे हम, A × T, तो चार्ज की डायमेंशन ये लिखी जाएगी। और क्या याद आ रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q = M × C × ΔT, ये फॉर्मूला है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q बराबर M × C × ΔT। बच्चों Q हीट एनर्जी है, एनर्जी की भी यूनिट वही होती है जो कि वर्क की होती है। वर्क की यूनिट जूल होती है और एनर्जी की यूनिट कैलोरी होती है, और उसे जूल में भी बता लेते हैं, है ना। तो इसकी जो डायमेंशन होगी, क्योंकि यूनिट सेम है एनर्जी की और वर्क की, इसीलिए इसकी डायमेंशन को आप वर्क की डायमेंशन के बराबर रखेंगे, ML/T-2। पीछे से देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। C यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी ये है। तो यहाँ से M ये आ जाएगा आपके पास में C, और ΔT हमारे पास टेम्परेचर है बच्चों। ΔT टाइम इंटरवल नहीं है, ΔT है राइज इन टेम्परेचर। तो ΔT यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर है, और राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, इसकी यूनिट लिखेंगे आप केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। तो C सॉल्व करेंगे यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, तो ML/T-2 अपॉन M × K, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले M से ये M कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा L/T-2, K⁻1 ऊपर जाकर क्या आ जाएगा हमारे पास में, -1। तो ये सारी डायमेंशंस हम लोगों ने लिखने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों को, सब लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। और हम फिर उसके बाद में यूजेस ऑफ डायमेंशन को पढ़ने वाले हैं, और अलग अलग तरह की डायमेंशन हम आगे भी निकालते रहेंगे जैसे जैसे हमें फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, है ना। राइट डाउन, फिर उसके आगे करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में बच्चों। जी 2005 में आया हुआ है, विच फॉलोइंग सेट्स ऑफ ए डिफरेंट डायमेंशंस, ये पूछा गया है आपसे, और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इनमें से आपको ये देखना है कि कौन से वाले सेट में डायमेंशंस जो हैं वो सेम दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो प्रेशर के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में तो हम पहले ही डायमेंशन लिख चुके हैं। प्रेशर = होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसी तरह से मैंने स्ट्रेस की भी डायमेंशन लिखवाई थी। तो ये तो दो तो आपके क्लियर हो गए कि प्रेशर और स्ट्रेस की डायमेंशन तो सेम होगी। यंग्स मॉडुलस रह गया, ये 11th क्लास का टॉपिक है, आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा। यंग्स मॉडुलस को बच्चों वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई = होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है। स्ट्रेन की यदि डायमेंशन लिखें तो स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये कहलाता है। तो चेंज इन लेंथ को हम ΔL से बता देते हैं, ओरिजिनल लेंथ को L से बता देते हैं। इसकी यूनिट भी मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। इज दैट क्लियर।
तो ये जो स्ट्रेन है हमारे पास में वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, स्ट्रेस की डायमेंशन वही है जो प्रेशर की डायमेंशन है, इसीलिए ये तीनों ही सेट जो हैं वो सेम डायमेंशन के होंगे। और हमने बताया था जब सेम डायमेंशन या सेम यूनिट के कोई क्वांटिटी होती है तो वो कोहेरेंट कहलाती हैं, तो ये क्वांटिटी कोहेरेंट भी कहलाएंगी, है ना। इसी तरह से हीट का हम पढ़ा चुके हैं, बात कर चुके हैं कि हीट की यूनिट भी जूल होती है और कैलोरी होती है ना। वर्क को भी आप कैलोरी और जूल में लिख सकते हैं आप। और एनर्जी जो है आपकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी यूनिट वर्क डन के बराबर होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी सेम सेट के आ गई है आपके पास में। एनर्जी जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 m/v² आ जाएगा। डायमेंशन में किसी न्यूमेरिकल टर्म का कोई यूज़ नहीं होता है, तो मास की डायमेंशन तो m हो जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी L(t-k1), इसका होल स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा mL(2t-2). तो क्या ये डायमेंशन वर्क डन की डायमेंशन नहीं आ गई? बिल्कुल सही है सर, वर्क डन की डायमेंशन आ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सी ऑप्शन में भी ये सारी क्वांटिटी सेम सेट्स की हैं। अब इस पे आ जाते हैं डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली जो क्वांटिटी हैं वो आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेंगी। मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, उसके हिसाब से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो डायपोल मोमेंट को बच्चों हम लिखते हैं P = Q/2L। Q यहाँ पर चार्ज है और L हमारे पास डिस्टेंस है। चार्ज की डायमेंशन आप देखिए पीछे कॉपी में 80 लिखवाई है मैंने, ये डायमेंशन L है लेंथ की, तो ये हो जाएगा लेट LET, ऐसे रट लीजिए इसे। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? लेट LET। फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन भी अलग से चर्चा करते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जाता है 12th क्लास में E = F/Q। फोर्स की डायमेंशन हो गई mL(t-2), चार्ज की डायमेंशन हो गई 80, है ना। चार्ज की डायमेंशन क्या हो गई? 80, बिल्कुल ठीक है सर। तो बच्चों चार्ज की डायमेंशन 80 हो गई, वर्क की डायमेंशन mL(2t-2) हो गई। तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं mL(t⁻1) ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -1। तो -1 और -2 -3 हो जाएगा आपका, a⁻1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। तो हमारे पास डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये आ गई, है ना। तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पर इसकी डायमेंशन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैच नहीं कर रही। तो क्या मेरा ये ऑप्शन मुझे मिल गया है जिसका आंसर मुझे लगाना था OMR शीट में? बिल्कुल मिल गया है सर। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो आपका ठीक है कि इसमें ये तीनों ही क्वांटिटी अलग अलग डायमेंशंस को रखती हैं, है ना। राइट डाउन, इसे लिख लीजिए। इसके बाद हम डायमेंशंस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, सारी डायमेंशंस हमने निकाली भी हैं। आगे मैंने बताया है कि जैसे जैसे यूजेबल होंगी वैसे वैसे हम उन डायमेंशन को लिखते भी जाएंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमेंशंस। पहली प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमको और इसी के आधार पर हमें आगे क्वेश्चन भी बच्चों सॉल्व करने हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है सर कि डायमेंशंस में किसी भी कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ एनी कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू इन द डायमेंशन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली, कि सेम टाइप की डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं और उनको घटा भी सकते हैं। इसी क्वांटिटी, इसी टॉपिक से, इसी कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस आगे सॉल्व होने हैं इसमें। तो दूसरी प्रॉपर्टी है डायमेंशन ऑफ सेम टाइप कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, है ना। ये हो जाएगा सबट्रैक्टेड। फोर्थ हमारी पास, थर्ड जो है प्रॉपर्टी है कि डायमेंशन एनालिसिस में लॉग का कोई मतलब नहीं है, लॉग की डायमेंशन नहीं लिख सकते, e⁻x की डायमेंशन नहीं लिख सकते, है ना। टिग्नोमेट्रिकल टर्म साइन थीटा, कॉस थीटा एंड सो ऑन, इनकी डायमेंशन नहीं लिख सकते हैं, तो इनकी डायमेंशन आप नहीं लिख सकते। और तो इसका सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ रहे हैं, डायमेंशन ऑफ सेम टाइप कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम अलग अलग क्वांटिटी की डायमेंशन लिख सकते हैं।
कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया P बराबर a माइनस टी स्क्वायर ओवर b इंटू अंडर रूट एक्स। आपसे पूछा गया फाइंड डायमेंशन ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर t जो है आपको दे रखा है, आपको टाइम है, p हमारा पावर है और x हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कैसे इस वाले टॉपिक का प्रयोग करेंगे डायमेंशन को सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो हमें समझ में आ गया कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। यदि हमारा किसी फॉर्मूले में माइनस और प्लस दिख रहा है तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड की डायमेंशन। इज डेट क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS। LHS मतलब A हो गया, टाइम की डायमेंशन T हो गई, T की पावर 2, तो इसकी डायमेंशन तो ये आ गई। अब हमें B की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, कैसे निकालेंगे? तो B अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू लिखा जाएगा A माइनस के टी स्क्वायर ओवर P। P की डायमेंशन हम बता चुके हैं, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन होती है ML2 T माइनस 2। जिन लोगों को याद नहीं हुई हो वो पीछे कॉपी में देख सकते हैं। टाइम की डायमेंशन T हो गई, T की पावर 1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। तो सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये होगा ML2 T माइनस के 3, ये डायमेंशन लिख ली जाएगी पावर की। बिल्कुल ठीक है सर। तो अब यहाँ पर पावर की डायमेंशन तो ये लिख लूँगा मैं, और टाइम की डायमेंशन T स्क्वायर हो गई, ये भी T स्क्वायर अपॉन ML2 T माइनस 3। T स्क्वायर में से T स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 0। किसी को आंसर ये आ रहा हो कि 0 लिख दें तो क्या लिख दें, क्या गलत हो जाएगा? डायमेंशंस में यदि कोई टर्म को घटाते हैं तो 0 कभी नहीं आता है ना, क्योंकि हमने बताया कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन में कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी T स्क्वायर ही बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये होगा हमारा ML2 T माइनस 3। सॉल्व कर लीजिए, m की पावर 1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा। L की पावर 2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -2। बिल्कुल ठीक है सर। T की पावर -3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +3। +3 और +2 कितना हो गया, +5। आंसर बनेगा m की पावर -1, L की पावर -2 और T की पावर 5। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो लिखा हुआ है बोर्ड पर कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस स्मॉल x। फॉर्मूला दे रखा है U इज इक्वल टू AX की पावर 1/2 x² प्लस b, है ना। यहाँ पर A और B जो है हमारे पास में कांस्टेंट है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ A इंटू बी। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको टैकल करना है कौन सा वाला ऑप्शन इसमें ठीक होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन निकालते हैं पहले, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन लिखूँ तो U से बताते हैं, और मैंने बताया था किसी भी तरह की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, जहाँ एनर्जी टर्म आ जाए वहाँ डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर होगी। तो ये लिख सकते हैं आप डायमेंशन ऑफ W वर्क, और वर्क की डायमेंशन आप पीछे से देख सकते हैं ML2 T माइनस 2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी डायमेंशन एनालिसिस की। वो सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि सेम टाइप की डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सेम टाइप की डायमेंशन जब यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है सर, तो मुझे ये पता पड़ रहा है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती? कि जब हमारे पास प्लस का साइन लगा हुआ है तो ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं। इसीलिए आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x²। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिस्टेंस का डायमेंशन होता है हमारे पास L, और जी पावर 2 है तो L² हो जाएगा। तो मेरा B की वैल्यू तो आ गई जो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, अब A की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप मैथमेटिक्स का प्रयोग करें यहाँ पर।
मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। तो ए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू लिखा जाएगा u इंटू, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स की पावर 1/2, ये लिखेंगे। u की वैल्यू लिखें तो u हमने ये लिखा था ml2 t-2, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन b की डायमेंशन के बराबर है तो वो भी एल स्क्वायर ही होगा। तो ये एल स्क्वायर और इसका एल स्क्वायर दोनों जोड़ोगे तो 2l स्क्वायर हो जाएगा, पर 2 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इसीलिए सिर्फ एल स्क्वायर ही लिख दूंगा मैं, है ना। दोबारा बोल दे रहा हूँ, ये एल स्क्वायर ये भी एल स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर हो जाएगा, और 2l स्क्वायर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। एक्स की पावर 1/2 का सॉल्व करेंगे तो l की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा m L2 और L2 क्या हो जाएगा, l की पावर 4 t की पावर -2, ये बचेगा आपका l की पावर 1 ऊपर जाकर -1 हो जाएगा बच्चों, तो -1 में से 4 जाएगा तो ml3 t-2 आएगा आपका। ये सॉल्व हो क्या आ गया। अब आपको क्या करना है, a इंटू बी करना है, तो करके देख लीजिए, a इंटू बी सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ml3 t की पावर -2। इसी तरह से b की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वो निकल के आई थी l की पावर 2, तो ml की पावर 5 t की पावर -2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ज़रा, ml की पावर 5 x की पावर 1/2 t की पावर -2, इसकी डायमेंशन को चेक करते हैं, ml2 t-2 l स्क्वायर, ये l की पावर 1/2 आएगा बच्चों, ये गलती हो गई, l की पावर 1/2 ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगा, तो 4 में से -1/2 जाएगा, 2 4 जा 8 में से 1 जाएगा 7/2, l की पावर 7/2 आएगा ये आपका, तो ये l की पावर 7/2, तो ये आएगा सॉल्व होकर ml की पावर 11/2, l की पावर 2 और 7/2 को जोड़ेंगे तो 11/2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आ रहा है। राइट डाउन। एक और क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वान डर वाल गैस इक्वेशन के लिए है, और जो हमारा डायमेंशन का सेकंड यूज़ हम पढ़ा रहे हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि सेम टाइप की डायमेंशन को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला PV = RT होता है, और इसको फॉर्मूले को, इस वाले को एम्फेसाइज करके ऐसे लिखा गया V - V = RT। T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, P प्रेशर है, और V वॉल्यूम है, और जो बचे हमारे स्मॉल a और स्मॉल v वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर a और b की डायमेंशन ही निकालनी है। तो देखो यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ b = डायमेंशन ऑफ v, तो डायमेंशन ऑफ b = डायमेंशन ऑफ कैपिटल V वॉल्यूम है, तो इसका डायमेंशन l की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये क्वांटिटी दोनों एक दूसरे को ऐड कर रही हैं, इसीलिए इसकी डायमेंशन इस वाले की डायमेंशन के बराबर लिखी जा सकती है। इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं a/v² = डायमेंशन ऑफ कैपिटल P। इसका मतलब हो गया l की पावर 3 का होल स्क्वायर, पावर की डायमेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो प्रेशर की डायमेंशन होती है फोर्स अपॉन एरिया,
फोर्स की डायमेंशन m/L/T-2, एरिया की डायमेंशन क्या होती है बच्चों L2, L की पावर 2 पर जाकर -2 हो जाएगा, -2 में से बन जाएगा -1 बचेगा, तो ये बचेगा m/L-1T-2। सॉल्व करेंगे तो a बराबर लिखा जाएगा m/L-1T-2 और L की पावर 6, L की पावर 6 से बन जाएगा बच्चों तो m/L की पावर 5T-2 आएगा। राइट डाउन। तो ये सारे हमने क्वेश्चन डायमेंशंस के सॉल्व कर लिए, डायमेंशन लिखना भी सीख गए और हमने डायमेंशन का सेकंड यूज़ किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर सकते हैं वो भी कर लिया। थैंक यू वेरी मच।